नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम सवाल ये करेंगे कि हम जा किधर रहे हैं। हम जा किधर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश का वर्तमान चित्र बहुत ही पीड़ादायक है। वायु में भी बगावत की बू आ रही है, तो धरती के ऊपर एक अजीब सी अविश्वास भरी सनसनाहट सुनाई दे रही, तो उसके अंतराल में महाविनाश के गड़गड़ाहट की भी गूंज हो रही। भूखा इंसान कम अपना ईमान बदल दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। दिग्भ्रमित तथा ब्रेन वॉश वाला नौजवान कब किस पर हमला कर दे, गाली दे दे, कुछ पता नहीं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो 2027 में प्रस्तावित हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए जमीन समतल करने का काम शायद राजनीतिक दलों ने, उसमें सत्तारूढ़ दल भी शामिल है, अभी से शुरू कर दिया है। ऐसे में हम इस बात की पूरी उम्मीद की जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। आगरा में सपा सांसद रामजिलाल सुमन के घर से जो धावा करणी सेना ने बोला था, जिसमें उसका बाल भी बांका नहीं हुआ था, अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा है। इसका एक नमूना पिछले दिनों इटावा जनपद में देखने को मिला, जहां अहीर रेजिमेंट के लोगों ने पुलिस के हाथों के तोते उड़ा दिए। अब ये अलग बात है कि अहीर रेजिमेंट के दर्जन भर दिग्भ्रमित नौजवानों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभी इटावा का तनाव जो ब्राह्मण बनाम यादव था, वो ठंडा भी नहीं पड़ा था कि रविवार को प्रयागराज के करछना में आजाद सेना के दिग्भ्रमित रणबांकुरों ने मोर्चा संभाल लिया। आगरा का दलित बनाम ठाकुर प्रयागराज पहुंचते पहुंचते दलित बनाम प्रशासन हो गया। देख सकते हैं आप वीडियो। इससे पहले ब्राह्मण बनाम पाल भी हो चुका है और आगे भी इस बात की पूरी संभावना है कि यह सब चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में भी ब्राह्मण बनाम ठाकुर का बाजार गर्म है। ये गर्मी कोई नई नहीं है, बल्कि एक लंबे अरसे से चली आ रही है, सिर्फ किरदार बदल जाते हैं। इसका एक नमूना पिछले दिनों उस समय देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्हें भाजपा के लोगों द्वारा बुलडोजर खड़ा करके रोका गया। जिंदाबाद मुर्दाबाद गो बैक के नारे लगे। पांडे जी ने तो यहां तक आरोप लगाया है, आप सुन सकते हैं उनको, कि अगर वो गाड़ी से बाहर निकलते तो कुछ भी हो सकता था। हमारे प्रदेश जिला अध्यक्ष ने वहाँ रूट चार्ट बनाया था कि हम लोग वहाँ जाने वाले मोहल्ला नॉर्मल, पुलिस चौकी, पांडे हाता, बाजार घंटाघर, रेती चौक, नकाश चौक, बक्सीपुर चौराहा, अलीनगर चौराहा, हजारीपुर, जटाशंकर चौक, धर्मशाला बाजार के व्यापारियों से मिलने के हम लोग इसी रूट से जाएंगे। जब हम लोग सर्किट हाउस से अपने कार्यकर्ताओं के साथ हाता के पहले, वो पांडे हाता के पहले पहुंचे, तो वहाँ इनके स्थानीय विधायक, भाजपा के और उनके मेयर एक बुलडोजर खड़ा करके और ट्रक खड़ा करके 30-35 या 20-25 आदमी लेकर के वहाँ खड़े थे कि इन लोगों को हम लोगों को जाने नहीं देंगे। वहाँ इन्होंने नारेबाजी की। हमारे साथी गाड़ी से हम लोग पहले निकले तो हमारे सामने हमारे दो साथियों की गाड़ी, एक तो विजय बहादुर यादव जी की गाड़ी आगे थी, उसको पहले इन्होंने तोड़ा। इसके बाद राहुल यादव की गाड़ी थी, उसको भी इन्होंने तोड़ा और हम लोगों को पुलिस मना करने लगी कि आप इस रास्ते से न जाइए, रास्ता बदल जाइए। उस समय हमने अपने नेता विरोधी दल विधान परिषद से बात की तो ये तय हुआ कि हम लोग इसी रास्ते से जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे और नहीं तो हम ही धरने बैठेंगे। फिर हम लोग धरने पर बैठ गए। धरने पर जब बैठ गए तो काफी देर धक्का मुक्की होती रही इधर उधर से। बाद में पुलिस ने लोगों को हटाया और रास्ता साफ कराया। फिर हम दोनों लोगों के पास वहाँ के सीओ और एसडीएम मजिस्ट्रेट वो आए। उन्होंने कहा साहब रास्ता साफ है, अब आप चलिए, जिन व्यापारियों से मिलना हो मिल लीजिए। हम लोग फिर गए, एक एक व्यापारी से मिले। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अंततः कहना पड़ा कि हाथा नहीं सुहाता, क्योंकि यह राजनीतिक दलों को सूट भी करता है और बेवकूफ तथा जातिवाद की भावना से ग्रसित बेरोजगार तथा शिक्षित नौजवानों को भी हाथ साफ करने का मौका भी देता है। रविवार को मुझे एक समाचार पढ़ने का मौका मिला। यह खबर इटावा के बकेवर डेटलाइन से प्रकाशित हुई थी। समाचार में रेणु दुबे नामक एक शिक्षिका ने आरोप लगाया
कि उसे विद्यालय से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि विद्यालय संचालक यादव है। और मैं डीएल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती थी। मैं खितौरा गांव में कन्वेंस के लिए गई थी। इस टाइम बच्चों के एडमिशन होते हैं, तो बच्चों के एडमिशन के लिए ही गई थी। वहाँ पे मतलब एक ऐसे ही ग्रुप लगा था। वहाँ पे ग्रुप में बोला इधर आओ इधर आओ, तो उन्होंने बोला कि आप ब्राह्मण हो? तो हमने कहा हाँ। बोले ब्राह्मणों में मनु के तिवारी कौन होते हैं? हमने कहा मनु के तिवारी अच्छे ब्राह्मणों में आते हैं। तो बोले अब आपने हमारे लोगों के साथ में इतना बुरा व्यवहार किया है, ये है वो है, अब हम आपके बाल काटें और हम आपके मारे तो कैसा रहेगा? मौके की देख के कि ये लोग मतलब बदतमीजी ना दे दें, इस कारण से हम लोगों ने वहाँ से निकलना उचित समझा और सुरक्षित लौट आए वहाँ से। ये घटना हुई हमारे साथ। अच्छा, ये घटना क्यों हुई? ये घटना इसलिए हुई कि यहाँ पर एक भागवत हुई थी। भागवत में भागवत पढ़ने के लिए 2 आए थे। वो मतलब उन्होंने जो वहाँ की वो थी उन्होंने करवाई थी, उनको उन्होंने बदतमीजी की उनके साथ में और उनके साथ में गलत करने का वो ट्राई कर रहे थे। उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, इसके लिए ये घटना हुई। अच्छा, फिर स्कूल से फोन आता है, जैसे आपने बताया, जानकारी हुई कि कुछ मीडिया वालों ने आपसे पूछा, वो पब्लिश हुआ। फिर स्कूल से क्या फोन आया आपके पास? कब फोन आया? स्कूल से उसी इवनिंग में फोन आया था कि आप अब ना आना। कहाँ नहीं आना? स्कूल। क्यों? अब नहीं आना। अब वो उनका है, अब उन्होंने किस लिए बोला कि नहीं आना, तो हमने कहा नहीं आएंगे, उसमें क्या। नौकरी से बाहर निकाल दिया? हाँ। मतलब इतनी सी बात तो नौकरी से बाहर निकाल दिया? हाँ। अच्छा, घर में आपके कौन कौन है वैसे? घर में मेरे मदर इन लॉ है, मेरी बेटी है और मैं हूँ। हस्बैंड कहाँ है? आज मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। बेटी अच्छा आपकी कहाँ पढ़ती है? छोटी सी? उसी स्कूल में पढ़ती थी। तो अब नौकरी से तो आप निकाल दी गई। हाँ, तो फिर अब बेटी कहाँ जाएगी आपकी? अब बेटी को भी कहीं जहाँ हम जाएंगे कहीं ट्राई करेंगे स्कूल के लिए, तो वहीं जानते चलें कि दादारपुर वही गांव है जहां यादव जात के भागवतचार्यों पर जात छुपाने का आरोप लगाते हुए दुर्व्यवहार किया गया था। क्या नाम है? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जिसमें बाल काटे गए। जी। ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज, वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है।
तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे या जी कथावाचक? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य। जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि। वो जी। कौन बरादरी है? वो भी यादव है। वो भी याद। जी तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, वो जी। कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण थे। जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जांच की पूछी थी? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए। दुर्व्यवहार करने वाले चूंकि ब्राह्मण थे, इसलिए इस बार डीएल इंटरनेशनल स्कूल निवाड़ी में पढ़ाने वाली ब्राह्मण शिक्षिका रेणु दुबे को हटा दिया गया। यह तो अभी एक घटना है जो प्रकाश में आई। इस तरह की अनगिनत घटनाएं सामने आने वाली हैं, क्योंकि राजनीतिक दल और सत्ता दल ने मिलकर पहले समाज को धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम के बीच बांटने का भरपूर प्रयास किया, जिसमें उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली। लेकिन जब उससे पेट नहीं भरा तो अब समाज को जात के नाम पर बांटा जा रहा है, और हमारा बेरोजगार, दिग्भ्रमित तथा रेलवास से निकला नौजवान बिना अपने तथा अपने परिवार के भविष्य की परवाह किए उनके हाथों की कठपुतली बनकर अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि पहले जातिवाद नहीं था, धर्मवाद नहीं था, लेकिन सही मानों में इसकी पहचान 2014 के बाद ही हुई। भाजपा की एक सांसद के मुताबिक भारत वास्तव में 2014 में यह आजाद हुआ है। लेकिन यह कैसी आजादी है जो एक दूसरे के खून की प्यासी बन चुकी है। एक जमाना था कि डॉक्टर और वकील के प्रैक्टिस उसकी योग्यता और अनुभव के आधार पर चलती थी, लेकिन आज डॉक्टर और वकील की भी पहचान जात के नाम पर की जा रही है। भले ही उनको कुछ आता जाता न हो, लेकिन चूंकि उनकी बिरादरी का है, इसलिए उनकी प्राथमिकता वही है। आज न तो मीडिया सरकार से सवाल पूछ रही है, न ही शिक्षित बेरोजगार सरकार से सवाल कर पा रहा है, क्योंकि सरकार ऐसा वातावरण बना रही है जिसमें सवाल जवाब नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम की बात हो, ऊंच नीच की बात हो, अगड़े पिछड़े की बात हो, पीडीए की बात हो, दलित और पिछड़े की बात हो। अपनी सरकार की उपलब्धियों की नहीं, बल्कि पूर्ववर्ती सरकार की असफलताओं की बात हो। सत्ता दल के नेताओं के भाषण में आप अपनी सरकार की नहीं, डबल इंजन सरकार की नहीं, बल्कि पूर्ववर्ती सरकारों की चर्चा होते हुए सुन सकते हैं। तभी तो मैंने शुरू में सवाल उठाया था, हम जा कहां रहे, हम कर क्या रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में, यह संकटों का नाजायज फायदा उठाकर सत्ता दल ने अपनी राजनीतिक गोटियां लाल करने की प्रक्रिया ऐसे ही चालू रखी तो जनक्षोभ के ज्वालामुखी को भटकने से रोक पाना सर्वथा असंभव होने के साथ ही साथ हमारी लोकतांत्रिक पद्धति को भी नष्ट होने से बचाया नहीं जा सकेगा। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि आकर्षक नारे लगाकर, पानी की तरह पैसा बहाकर, शासन तंत्र का खुला दुरुपयोग करके सत्ता पर कब्जा करना असंभव नहीं है। लेकिन सत्ता किसके लिए? क्या सत्ता के लिए या समाज परिवर्तन के लिए? क्या सत्ता केवल उपभोग के लिए? क्या सत्ता कालपात्र में दबाए गए इतिहास में अपना नाम लिखवाने भर के लिए या दूसरे का नाम कटवाने भर के लिए? क्या सत्ता मात्र अहम की संतुष्टि के लिए? आखिर सत्ता का प्रयोजन क्या है? उसी बात को एक बार मैं पुनः अपने शब्दों में दोहराता हूं कि सत्ता क्या धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, दलित और गैर दलित के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ये वैमनस्य फैलाने के लिए, उन्माद फैलाने के लिए, जातीय हिंसा को बढ़ावा देने के लिए, या बेरोजगार नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने के लिए, महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए, भ्रष्टाचार पर सख्त कदम उठाने के लिए, जीरो टॉलरेंस की चर्चा मात्र करने के लिए, जिसको सबको शिक्षा और सबको स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए, या फिर सत्ता बनी रहे इसके लिए सारी सरकारी एजेंसियों और मीडिया को बस में करने के लिए? आखिर सत्ता किस लिए? आज के लिए इतना ही। नमस्कार।